हमको जब लगता है कि समाज के हित में ये बात अच्छी है, हम नहीं देखते कि हमारे मैनिफेस्टो में था कि नहीं था। न हो, हम काम की आवश्यकता लगता है यही समय आवश्यक है, उसी समय योजना बना के इसको लागू करते हैं। हरियाणा की प्रगति का एक विशेष दिन आज मैं कहूंगा। इस कड़ी में आज जैसा बताया गया कि कुल मिलाकर 679 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास आज हो रहा है। कुल लागत आज के इस कार्यक्रमों की, जो हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना या हैप्पी योजना को मिलाकर 4223 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं जो जनता को समर्पित की जा रही हैं। आज का यह दिन और एक विशेषता, आज महाशिवरात्रि का दिन है और महाशिवरात्रि पर्व की भी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक विशेष महत्व का आज पूर्व दिन है और वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हमारी बहनें माताएं बड़ी संख्या में यहाँ बैठी हैं। विशेष तौर पर मैं उनको भी इस मंच के माध्यम से पूरे हरियाणा की अपनी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसी भी देश या प्रदेश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। पिछले 10 वर्ष में पूरे देश में अथवा हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर की नई नई योजनाएं जो हमने शिलान्यास की, उनका उद्घाटन किया। ये भी हो सकता है कि कुछ शिलान्यास हमारी सरकार आने से पहले के हुए हो, उन्होंने तो शायद पत्थर लगा के छोड़ दिया होगा शिलान्यास का, लेकिन अन्तोगत्वा हमने उनका भी सबका उद्घाटन किया। और एक नई बात, आज भी जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हम कर रहे हैं, इसका उद्घाटन भी हमको ही करना है। पिछले दिनों में जन संवाद के कार्यक्रम हुए और बाद में विकसित भारत जो संकल्प यात्रा, ये यात्रा शुरू हुई। देश भर के गांवों में, शहरों में, अरवाड़ में, सब जगह पहुंची। हरियाणा में भी लगभग 6500 कार्यक्रम हुए हैं। इन सब कार्यक्रमों में भी बहुत सी मांग, बहुत सी डिमांड्स ये आई है। उनको सबको हमने संकल्पित कर लिया, संकल्पबद्ध कर लिया है। हजारों की संख्या में वो योजनाएं भी हैं, गांव की गली से लेकर के और नेशनल हाईवे तक बड़ी बड़ी योजनाएं भी उसमें हैं। उन सब पर भी बहुत तीव्र गति से काम चल रहा है। आचार संहिता लागू होने वाली है, तो आचार संहिता से पूर्व की जितनी हमारी तैयारी थी उनका तो शिलान्यास, उद्घाटन सब कर दिया है। लेकिन 3 महीने, लगभग 2.5 महीने अब लोकसभा के चुनाव के कारण से आचार संहिता लागू हो जाएगी। निश्चित रूप से जैसे ही चुनाव समाप्त होंगे, मई अंत में अथवा जून के प्रथम सप्ताह में फिर से एक कार्यक्रम इसी प्रकार का किया जाएगा। फिर से हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं को जनता को समर्पित किया जाएगा। और यह कार्यक्रम कोई पहला कार्यक्रम नहीं हो रहा है। संयोग से जब कोविड का वर्ष आया था, उस कोविड के वर्ष ने हमको, हर एक जो संकट होता है वो कुछ ना कुछ अवसर लेके आता है। हर चुनौती के सामने कोई एक अवसर उपलब्ध होता है। तो उस चुनौती में एक अवसर आया कि बहुत चीजें ऑनलाइन, वर्चुअल, इस मोड पर हमने करनी शुरू की थी। इससे पहले भी 8 कार्यक्रम हम वर्चुअल मोड पर कर चुके हैं उद्घाटन शिलान्यास के। आज ये 9वां कार्यक्रम है। 2020, 21, 22, 23 लगातार किए। और उन सब कार्यक्रमों की भी अगर मैं कुल आंकड़ा बताता हूं तो 1612 प्रोजेक्ट इससे पहले हो चुके हैं, जिस पर 17,203 करोड़ रुपए का खर्च पहले आया है। आज ये 9वां कार्यक्रम है। तो जब इस प्रकार की गति बनती है, उस गति के कारण से विकास होता है, विकास की दर आंकी जाती है। पिछले 10 वर्षों का केंद्र सरकार में, यानी पूरे भारतवर्ष का जो विकास दर का आंकड़ा है, वो पहले की सरकारों के समय से ज्यादा अच्छा, बढ़िया है। पहले 5%, 5.5% होता था, अब 6.7 विकास दर चल रही है पूरे देश की। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश भर की विकास दर तो 6.7% है, हरियाणा की विकास दर 8% है। हरियाणा का विकास बहुत एक, जिसको कहना चाहिए कि हमारी अच्छी गति, एक प्रसन्नता देने वाली गति हरियाणा की चल रही है। हम और प्रदेशों को भी देखते हैं, पास पड़ोस के चारों तरफ के जो प्रदेश हैं, उन सब में हमको बहुत बड़े लाभ हमारी लोकेशनल एडवांटेज के भी हैं। क्योंकि ऐसा एरिया है, क्षेत्र है, दिल्ली के 3 तरफ हम हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत के जो लोग हैं वो भी दिल्ली जब उतरते हैं तो सबसे पहले वो हरियाणा में आते हैं। क्योंकि अगर मैं एक वाक्य बोल के हमेशा बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली के ऊपर जब उतरते हैं तो उनको जब ध्यान में आता है सारा ज्योग्राफी, तो हरियाणा दिल्ली से भी ज्यादा नजदीक उनको महसूस होता है। तो इसलिए हरियाणा में पहले आते हैं। गुड़गांव में पहले पहुंचते हैं, दिल्ली बाद में पहुंचते हैं। 15 मिनट में गुड़गांव में पहुंच जाते हैं और दिल्ली के किसी मध्य में पहुंचने के लिए भी उनको 1.5 घंटा लगता है।
तो बहुत बड़ी प्रगति हमारी उन शहरों की हो रही है दिल्ली एनसीआर एरिया में, चाहे वो गुरुग्राम हो, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे जज्जर जिला हो, सोनीपत हो, पानीपत हो, रोहतक हो, रेवाड़ी हो। और उसी के बराबर अब पंचकुला, जैसे हमारे स्पीकर साहब बता रहे थे कि पंचकुला जिला की प्रगति उसी स्पीड से, उसी पेस से हो रही है। क्योंकि यहां भी हमारा एयरपोर्ट चंडीगढ़ का है, वो साझा एयरपोर्ट है, चंडीगढ़ भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी, सब मिला, लेकिन फिर भी उसका लाभ हमको भी बराबर उतना ही है। उसके कारण से पंचकुला की प्रगति भी हो रही है। और एक भविष्य की नई बात आज वैसे तो सबको मालूम है, फिर भी मैं उसको दोहरा रहा हूं। अब जो एयरपोर्ट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार में जो बनने जा रहा है, उसके कारण से हिसार और उसके आसपास के जिले, फिर उसमें हिसार है, जींद है, भिवानी है, फतेहाबाद है, सिरसा है, इन जिलों को भी उसी प्रकार की प्रगति के रास्ते दिखेंगे जैसे दिल्ली के आसपास और चंडीगढ़ के आसपास दिख रहे हैं। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा नहीं है, छोटा प्रदेश है, तो छोटे प्रदेश में इस प्रकार के एयरपोर्ट एक साथ साथ 8-8 जिलों को भी अगर तीनों एयरपोर्ट कवर करते हैं तो पूरे हरियाणा की प्रगति एक समान है। प्रगति का ऐसा मैं नहीं कहता कि पिछली सरकारों ने बिल्कुल की नहीं होंगी, लेकिन जिस प्रकार के काम उस समय होते थे, एक रीजनल लेवल पर काम करके और अपने आप को इतनी तीसरी मान लेते थे, लेकिन हमने 2014 में आते ही कहा था हरियाणा का एक समान विकास, ये हमारा मोटो रहेगा, ये हमारा ध्येय रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा ये हम नहीं आने देंगे। तो मित्रों, भाइयों बहनों, इस प्रगति के कारण से समाज में खुशहाली ये भी लगातार देखने को मिल रही है। हम हरियाणा में बहुत ऐसे काम कर रहे हैं जिन कामों को हमारा केंद्रीय नेतृत्व उसको पहचान देता है, मोहर लगाता है। बहुत से प्रदेश उन योजनाओं को अपने प्रदेशों में लागू करने के लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं। हरियाणा आर्थिक दृष्टि से हो या हमारे विकास की दृष्टि से हो या समाज की खुशहाली की दृष्टि से हो, हर दृष्टि से बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे जो आर्थिक जगत को जानने वाले लोग हैं, इकोनॉमिक्स को जो समझते हैं, पढ़ते हैं, हमने अभी विधानसभा में अपना बजट प्रस्तुत किया है। बजट के हमारे जो फिस्कल पैरामीटर्स हैं, जो उसके मापदंड होते हैं, उसके हिसाब से जाना जाता है कि किस प्रदेश की क्या स्थिति है। हमने जितने हमारे फिस्कल पैरामीटर्स हैं, चाहे वो 15वें वित्त आयोग ने उनका आकलन किया हो, चाहे नीति आयोग ने किया हो, चाहे रिजर्व बैंक के नाते से आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हो, सब में हम अव्वल दर्जे पर हैं। हमारा जो ऋण की सीमा है, जिसको डेफिसिट कहते हैं, या ऋण की सीमा के नाते से जो हमारा जीएसडीपी का प्रतिशत पैरामीटर पहले तो 25% होता था, वो 30% के आसपास को आकार यानी रखा गया है केंद्र की ओर से, हम उसके नीचे हैं, 26% 27% पर है। और पड़ोस का प्रदेश पंजाब प्रदेश, अभी बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है, तो मुझे आंकड़े हमारे वित्त सचिव बता रहे थे कि वहां 47-48% डेफिसिट हो गया उनका, उनके जीएसडीपी का 47% का जो, तो कहा 26% का 47%। अगर सामान्य भाषा में मुझे बोलना हो ना आबादी को समझाने के लिए, आज जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, जिस भी व्यापारी की, जिस भी उद्योगपति की, उसको देश में, प्रदेश में जो हमारी वित्तीय संस्थाएं हैं, वो ऋण देने के लिए दौड़ दौड़ के आती है, हमारा ऋण ले लो, ऋण ले लो, ऋण ले लो। और जिसकी तरफ ज्यादा लोग दौड़ते हैं तो लेने वाला अपनी शर्तों पर लेता है। हम कहते हैं हम ले लेंगे, लेकिन हमारा ब्याज की जो दर है वो 7.5% रहेगी, 7.7% रहेगी, 7.8% रहेगी। कहते हैं हाँ ठीक है, ले लो। लेकिन जिस प्रदेश की हालत ठीक नहीं होती, वो कहते हैं हम आपको देने के लिए नहीं आएंगे। लेने वाला दौड़ के जाता है, जब वहां पहुंचता है वो कहते हैं भैया आपसे तो हम 10.5% लेंगे। ये स्थिति हमारी और पंजाब की चल रही है। कहने को पंजाब हमारा बड़ा भाई और छोटे भाई कहते हैं, लेकिन चूंकि एक ही साथ हमारा प्रगति का पैरामीटर शुरू हुआ था, लेकिन आज पंजाब के लोग भी मानते हैं नहीं, हरियाणा जो है हमारे से बहुत आगे निकल गया है। हमारी सहानुभूति और ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत कुछ हम एक दूसरे को सिखाते हैं, बताते हैं। अभी पिछले दिनों में जो किसानों के सारे विषय पर चर्चा जो चली, कुछ लोग मिलने आते हैं, पंजाब के लोग मिलने आते हैं। हमने कहा देखिए जो कृषि है ये प्रदेश का विषय है, प्रदेश के विषय में हमने हरियाणा में कृषि के नाते, अपने किसान के नाते जो कुछ किया है, आप एक ही काम करो, पंजाब सरकार को ये कहिए कि जो हरियाणा कर रहा है केवल उतना आप कर दीजिए, बाकी कोई समस्या आपको करने की जरूरत नहीं, कोई विषय आपको करने की जरूरत नहीं। इसके नाते तो कर ही सकते हैं। तो खैर, विषय आज विकास के नाते अगर मैं कहूंगा तो लोगों की खुशहाली भी इससे आती है, व्यवसाय बढ़ता है, लोगों को रहन सहन की सुलभ तरीका, आमदन अच्छी होती है। तो अभी नीति आयोग ने पिछले दिनों में एक 2023 के अंदर रिपोर्ट दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसके 14 लाख परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठे। 14 लाख परिवार, क्योंकि नीति आयोग के स्तर पर ये जो गरीबी की रेखा है वो 1,20,000 है। उनके हिसाब से 14 लाख बाहर निकले। हमारी बीपीएल के लेवल में जो संख्या है वो लगभग 1 करोड़ आ गई है, क्योंकि 1 लाख से नीचे, जैसे आज बताया जा रहा है, जो हमारे हैप्पी योजना को शुरू करने वाले ने आंकड़ा लगाया कि 84 लाख लोग ऐसे हैं जिनको हैप्पी योजना का लाभ मिलेगा। वो लेवल है 1 लाख रुपया इनकम। 1 लाख तक 84 लाख है, तो 1,20,000 तक 1 करोड़ हो जाएगा। हमने उस आय को
अपने प्रदेश के लोगों को और सुविधा देने के लिए उसका दायरा बढ़ाकर के 1,80,000 रुपया कर दिया है। 1,80,000 परिवार और आ जाएंगे, लेकिन नीति आयोग के पैरामीटर के हिसाब से हमारे 14 लाख परिवार बाहर हुए हैं, अर्थात हमारा प्रदेश प्रगति कर रहा है। और उस प्रगति में ये जो विशेष अगले वर्ष है, खास करके अगर इसको मैं कहूं प्रधानमंत्री जी के दिए हुए फॉर्मूले के हिसाब से जो अमृतकाल का यह वर्ष है 2047 तक चलने वाला है, इस अमृतकाल के वर्ष में हमारा देश जहां विकसित होगा, हमारा प्रदेश भी विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आएगा। फिर उसमें चाहे यातायात के मार्ग रेल हो, हमारी सड़क हो, नेशनल हाईवेज हो, प्रदेश के हमारे स्टेट हाईवेज हो, हमारी जिले की सड़कें हो, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के गलियां हो, खेत खलिहान के रास्ते हो, विलेज रोड्स हो, मार्केटिंग बोर्ड की हो, हमारी पानी की बात हो, पानी में नहरें हो, पानी की हमारे झीलें हो, पानी में हमारे छोटे छोटे डैम बना रहे हैं, बड़े डैम के विषय भी हमारे चल रहे हैं, पानी के हमारे वाटर रिजर्वायर हो, जलापूर्ति के जितने साधन हैं, नल से जल की बात हो, पानी को रिचार्ज करने की बात हो, या पानी को ट्रीटमेंट करने की बात हो, और फिर जो तालाब है, सरोवर, अमृत सरोवर जिसका नाम दिया प्रधानमंत्री जी ने, उन अमृत सरोवर को, गांव के अंदर तालाब जो है अपने आप में बहुत बड़ा साधन, रिसोर्स होता है हमारे किसान के लिए भी, ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति के लिए भी। 18,000 तालाब है हमारे। हमने इस तालाबों को ठीक करने के लिए, इनको जल को स्वच्छ करने के लिए, सूखे तालाबों में पानी भरने के लिए, उनकी रेनोवेशन के लिए, वहां उसको विकसित करेंगे तो गांव के लोग वहां घूमने के लिए भी आते हैं, पार्क भी होता है, पानी का जो किनारा होता है उस किनारे के ऊपर अगर वातावरण अच्छा हो तो लोग आते हैं, बैठते हैं, गांव का वातावरण शुद्ध। हमने तालाब अथॉरिटी अलग से बनाई, बड़ा काम हो रहा है, हमारे राव साहब बैठे हैं यहाँ। 18,000 तालाब में से लगभग 1700 तालाब वो इस लेवल पर आ गए हैं जिसको हम शुद्ध करना चाहते हैं अमृत सरोवर की श्रेणी में। आज भी सैकड़ों प्रोजेक्ट, यानी 50-60 प्रोजेक्ट तो अमृत सरोवर के ही होंगे जो आज मैंने ये 600 प्रोजेक्ट जो शिलान्यास किया या उद्घाटन किया है। बिजली की व्यवस्था हो, खेल की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, खेल स्टेडियम्स, इसके लिए हमारे खेल विभाग के सचिव विर्क साहब बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में कहां खेल की सुविधा कम है, सबसे पहले वहां बनानी चाहिए। सिर्फ 300 गांव ऐसे निकले 6500 या 6500 गांव में से जहां कोई ना कोई खेल की छोटी मोटी आवश्यकता है, अन्यथा 6200 गांव में चाहे खेल नर्सरी ही पहुंच गई हो, चाहे एक छोटा स्टेडियम पहुंच गया हो, चाहे ग्राम व्यायामशाला पहुंच गई हो, अब सिर्फ 300 बचे। हमने कहा अगले बजट के अंदर 300 के 300 स्थानों पर कोई ना कोई खेल का प्रोजेक्ट, छोटा हो बड़ा हो, पहुंचना चाहिए। खिलाड़ी हमारे पूरे दुनिया में हरियाणा का गौरव ये प्राप्त किया है। इसी प्रकार से हमारी शिक्षा, हायर एजुकेशन में कॉलेजेस, बेटियों की पढ़ाई, हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज जरूर होना चाहिए ताकि 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर इधर बच्चे वहां आ सकें। आज कोई कोना ऐसा नहीं है जहां 20 किलोमीटर के अंदर कोई सरकारी अथवा प्राइवेट कॉलेज ना हो। इसी प्रकार के हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, हर जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। हमने 2015 में कहा था और आज 10 वर्ष के अंदर लगभग क्या जमीन का लेवल तो सब जिलों में पूरा हो चुका है। 3 जिले ऐसे हैं जहां जमीनों का उसका शिलान्यास होना बाकी है, बाकी सब जगह शिलान्यास हो गए हैं, उसमें निर्माण चल रहा है, कई मेडिकल कॉलेज चल चुके हैं। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की संख्या जो 750 थी जब 2014 में 15 में आए थे, आज उन्हीं की संख्या 2000 हो चुकी है। और सभी मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद 3500 डॉक्टर ये हर साल एडमिशन भी लेंगे एमबीबीएस में, और 5 साल बाद डॉक्टर उनके बाहर निकलेंगे। हरियाणा का कोई कोना, हमारी सीएचसी, पीएचसी, गांव-गांव तक हम इस सुविधा को ले जाएंगे। आयुर्वेद की व्यवस्था, इसको भी हमने खूब बढ़ाया है। तो इस नाते से मैं सब क्षेत्रों में जाऊंगा तो बहुत बड़ा समय लगेगा, लेकिन जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसके कारण से आज हमारा उद्योगपति, हमारा निवेशक वो यहां आ रहा है, केएमपी, केजीपी, ये हमारी लाइफलाइन बनी है। अब उसके साथ हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर वो बन रहा है, नेशनल हाईवेज, इसमें से हर जिला एक जिले से दूसरे जिले तक नेशनल हाईवे से जुड़ चुका है। कोई जिला ऐसा नहीं है जो आज नेशनल हाईवे से न जुड़ा हो। और मैं तो धन्यवाद करूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी का और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का। हमने जब कहा उसी समय कोई भी सड़क मांगे उनका ठीक है, ये देश है। लगभग 60,000 करोड़ रुपए की सड़कें हरियाणा के अंदर बनाई गई है। अभी 2 दिन बाद 11 तारीख को द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली का प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं उसका उद्घाटन करने के लिए। 7,000 करोड़ रुपए का वो एक ही मार्ग है, 7,000 करोड़ रुपए का। तो मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते, रेलवे लाइन के नाते, जो रोहतक महम हांसी रेलवे लाइन वर्षों से लटकी थी उसका भी उद्घाटन हो गया, हमारी ट्रेन चल पड़ी है, शुरू हो गई है। अभी करनाल से लेकर के यमुनानगर तक नई रेलवे लाइन का डीपीआर बन चुका है, उस प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले हैं। जींद से सोनीपत रेलवे लाइन ये चालू हो चुकी है। एलिवेटेड रेलवे लाइन, इसका भी हमने देश में पहली एलिवेटेड रेलवे लाइन रोहतक के अंदर बनी है। आज सारे देश के लोग जो कंजेस्टेड शहर हैं वो कहते हैं ये अच्छा है, सड़कें नीचे से रेलवे लाइन ऊपर से। इस प्रकार का प्रयोग, सफल प्रयोग हमारा शुरू हुआ है। मेट्रोज का भी बहुत काम हुआ है और बहुत जल्दी अभी ट्राई सिटी का एक प्रोजेक्ट बना है। पंचकुला को भी मेट्रो के दर्शन जल्दी होंगे।
मेडिकल कॉलेजेस की कड़ी में एक एम्स ये भी हमको मिला जो रेवाड़ी के अंदर, जिसका प्रधानमंत्री जी ने भी शिलान्यास किया है। एग्रीकल्चर के भी बड़े प्रोजेक्ट ये भी हमने लगाए हैं। गन्नौर की मंडी लगभग 4000 करोड़ रुपए लगा करके, 7000 करोड़ रुपए लगा करके गन्नौर की मंडी, ये न केवल भारत की बल्कि कह सकते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी गन्नौर में बनने वाली, सबसे बड़ी मंडी। केंद्र सरकार के बहुत से प्रोजेक्ट्स ये शुरू हुए हैं। हॉस्पिटल्स में हर जिले में 200 बेड का एक हॉस्पिटल, इसकी घोषणा हो चुकी है। कई जिलों के हॉस्पिटल के विस्तार की योजना बन चुकी है ताकि किसी भी व्यक्ति को, किसी मरीज को अपने ही जिले में पूरा इलाज मिले। हर एक जिले में जो भी आधुनिक मशीनें हैं, डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो सब होने चाहिए ताकि जो आयुष्मान भारत की योजना के अंतर्गत लोगों को हमने कवर किया है। अभी योजना में कवर थे 1,80,000 रुपए तक लोग, बाद में हमने कवर किए 3 लाख रुपए की श्रेणी तक के लोग, अब 3 लाख से 6 लाख भी और 6 लाख से ऊपर सभी प्रीमियम देकर के सबको कवर कर दिया। कोई भी परिवार का व्यक्ति जिनकी 6 लाख से ऊपर आमदन है, मात्र 5,000 रुपए जमा कराने से 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस उन सबका हो जाएगा, फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये डिमांड थी सबकी। अब इतनी बड़ी संख्या में जब इलाज के लिए लोग इंश्योरेंस के माध्यम से कराना चाहेंगे तो उसी प्रकार की सुविधाएं भी सरकारी अस्पतालों में देंगे ताकि सबसे पहले उसको अवसर सरकारी अस्पताल में दे सके। अच्छे डॉक्टर, अच्छी सुविधा, वहां कोई काम, कोई सुविधा नहीं होगी, कोई पैकेज वहां की बजाय बाहर का होगा तो प्राइवेट में जाएगा, अथवा प्राइवेट में जाने की उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता उसको नहीं रहेगी। इस प्रकार से उद्योग में, पूरे हरियाणा में उद्योग और रोजगार लोगों को मिले। स्कीम एक ब्लॉक एक उत्पाद, जिस स्कीम का नाम है पद्मा स्कीम। तो पद्मा स्कीम के अंतर्गत लगभग 40 क्लस्टर 6000 एकड़ में से बनाए जा चुके हैं और ये 143 क्लस्टर कुल मिलाकर बनेंगे, जिसके अंदर अपने ही क्षेत्र में, अपने ब्लॉक में और लोगों को जो है सुविधा मिल सके, काम मिल सके। बिजली की अभूतपूर्व प्रगति हरियाणा में हुई है। हमारे यहाँ 5,900 गांव में 24 घंटे बिजली मिलती है। 5,900 गांव में कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ आज कोई डिमांड नहीं आती। वरना तो बिजली को लेकर के कितना संकट, कितने आंदोलन होते थे। पानी को लेकर मटके तोड़े जाते थे, बिजली नहीं आ रही, रास्ते रोके जाते थे। बिजली के लाइन लॉसेस ये हमने कम किए। आज हमारी बिजली की दोनों कंपनियां A+ रेटिंग में आ गई है। हाईएस्ट रेटिंग है देश की A+। तो दोनों बिजली की कंपनियां हाईएस्ट रेटिंग में, क्योंकि लाइन लॉस बहुत कम हुए। 34-35% से अब हम जस्ट 11%, 2 डिजिट से 1 डिजिट में कब आ जाएंगे हमको अगले दिन सुबह ही पता लगेगा कि अब 10 से कम आ गए हैं। और 10 के कम का मतलब यह है कि एफिशिएंसी जो बिजली की हाईएस्ट एफिशिएंसी ये मानी जाती है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब हम कर रहे हैं। हमने व्यक्ति के जीवन को सुखी करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है, हर गरीब व्यक्ति जो नीडी है, जो जरूरतमंद है, उसको उसके घर में जरूरत की उसकी आवश्यकता पूर्ति हो। सरकार की सारी योजनाएं, सेवाएं हर व्यक्ति उसको मांगने से नहीं, बल्कि आवश्यकता हम देखेंगे, आवश्यकता उसको घर जाके देंगे। इसके हमने जो परिवार पहचान पत्र एक विषय जो चालू किया है, इसकी भी बहुत बड़ी सराहना भी हो रही है और बहुत लोग इसको अपने यहाँ लागू करने के लिए भी हर प्रदेश में उन्होंने शुरू किया है। इसी में से आदमी की आय कितनी है जानकारी मिलती है। ये ठीक है कि गरीब परिवार को सरकारी सुविधाएं पहले मिलनी चाहिए, एक सिद्धांत है। सुविधाएं लेने के लिए अब कुछ लोगों की इच्छा होती है कि हमारी जितनी इनकम है उसको कम दिखा दो, शिकायतें करेंगे, दौड़ के आएंगे, मेरी 1,80,000 से ऊपर लिख रखी है, कम करो ताकि मुझे राशन मिल जाए। कुछ लोग करवा भी लेते होंगे, लेकिन हमारा मकसद वो फ्री में लेकर के जाए ये नहीं है। हमारा उद्देश्य उस परिवार की, उस व्यक्ति की आय बढ़नी चाहिए। हम इस गति से चल रहे हैं और इसके लिए एक कार्यक्रम तो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, अभी कल ही दिया है। कल 6 तारीख को देश भर की महिलाओं के सामने उन्होंने जो संबोधन दिया, उनका हम कुछ बहनों को लखपति बनाना चाहते हैं। लखपति दीदी का कार्यक्रम ये जो शुरू किया बहुत अभूतपूर्व है कि जो गरीब महिलाएं हैं वो अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप में हैं तो उनकी सबकी लिस्ट हमारे पास है। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहन हमारी कितना पैसा कमाती है, वो और ज्यादा कैसे कमाए, इसके लिए हम पूरी मदद करेंगे। अभी 6 लाख बहनों में से जो सर्वे चल रहा है, 2,58,000 बहनों का सर्वे पूरा हुआ है और उसमें से बड़ी खुशी की बात है 1 लाख बहनें अपने काम के कारण से पहले से ही लखपति हैं। बाकी 1,58,000 में से 62,000 बहनों ने, यानी उनके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, उनकी आमदनी कैसे बढ़े, इसकी योजना सब बन गई है। हमने टारगेट रखा है कुल 3 लाख बहनों का, एक पहले से है, 2 लाख बहनों को और लखपति बनाया जाए। आखिर लखपति बहन माने साल महीने में अगर 8-10 हजार का महीने का भी उसको हिस्से में आता है उसके टोटल ग्रुप में कमाई में, तो परिवार को सपोर्ट करेगी। परिवार में और जो मुख्य आदमी काम करने वाला है उस परिवार की प्रगति में अपना काम करेगा और अच्छा है। अभी तक जो गृहिणियां हैं, जिसको हम अंग्रेजी में हाउस वाइफ कहते हैं, उन सबके लिए एक रास्ता दिखाया कि छोटा मोटा काम अपना वहीं लोकल लेवल पर करना चाहिए, तो आय बढ़ने का काम। इसी प्रकार से हम एक और कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं जिसकी घोषणा हो गई है। एक हमने बोर्ड बनाया है, आय वृद्धि बोर्ड। आय वृद्धि बोर्ड का क्या अर्थ है कि जिनकी आय कम है उसको बढ़ाने के लिए सभी विभागों से कोऑर्डिनेट करें, स्किलिंग, उनका हुनर विकास करें, कौन आदमी क्या काम कर सकता है,
व्यक्ति व्यस्त रहे, बिजी रहे, काम करे, प्रेरणा ये देनी है, न कि प्रेरणा ये देनी है कि हम आपको पैसे देंगे, आप खाली बैठोगे, खाओ, घर बैठ के खाओ। काम करके खाना अच्छा या खाली बैठा करके उसके हाथ पर कुछ रखना अच्छा? क्या बोलिए? काम करके अच्छा। भगवान ने हमको हाथ पैर शरीर स्वस्थ दिया है, कर्म करेंगे, उसमें से जो फल मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, उसको उपयोग करेंगे। इस समाज में संस्कार भी पैदा करना है। बहुत से सारे काम हम करते हैं। विपक्षी पार्टियां या जो हमारे आलोचना करने वाले लोग तो कहते हैं कि हम जब चुनाव आएगा तब घोषणा करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। अभी विधानसभा में विषय उठा कि आपने जो बजट पेश किया है ये चुनावी बजट तो है नहीं। हमने कहा चुनावी बजट घोषणा नहीं करते, हम व्यक्तियों की जो वर्तमान आवश्यकताएं इस वर्ष की उसको देख करके बजट करते हैं। चुनावी बजट करने वाले केवल लोगों को लालयित करते हैं, उनको लोक लुभावन नारे देते हैं। हमारा वो काम नहीं है। हमको जब लगता है कि समाज के हित में ये बात अच्छी है, हम नहीं देखते कि हमारे मैनिफेस्टो में था कि नहीं था। न हो, हम काम की आवश्यकता लगता है यही समय आवश्यक है, उसी समय योजना बना के उसको लागू करते हैं। हम नहीं देखते मैनिफेस्टो। चुनाव आ रहे हैं, पार्टियां सब कहते हैं मैनिफेस्टो में घोषणा करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे। हम कहते हैं आप करते रहना घोषणा, हम तो करके दिखाएंगे कि हमने करना है, तो ये करना आज लागू कर रहे हैं। तो मित्रों, काम की गति हरियाणा की पर्याप्त है, फिर भी कभी भी कोई चीज पूर्ण नहीं होती, हमेशा गुंजाइश होती है। स्काई इज द लिमिट, काम करने का स्कोप बहुत है। इसलिए चाहे ये समय बचा है हमारा इस सरकार का लगभग 6 महीने 7 महीने, और चाहे इसके बाद हरियाणा की जनता का जो प्यार और प्रेम मिल रहा है, उसके बाद अगले सत्र में भी 5 साल के सत्र में जितने लोगों के काम हैं, जैसी हमारी यानी उनकी ओर से जानकारी आएगी या हम जाकर के ढूंढ के जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि इस प्रदेश, इस वर्ग की, इस व्यक्ति की, इस परिवार की, इस इलाके की ये जरूरत है, हम उनके पास जा करके काम करेंगे। प्रोएक्टिव गवर्नमेंट होकर के काम करना ये हमारा स्वभाव है, हम इसको चालू रखेंगे। आज के इस अवसर पर जैसा प्रारंभ में बताया कि लगभग 4200 करोड़ रुपए की योजनाओं का जो शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है, इस अवसर पर हर जिले में प्राय काम हुए हैं। यहां से उन सब जिलों के जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, सबको मैं पूरी हरियाणा की जनता को विशेष तौर पर बधाई और